दोस्तों, एक सवाल कई वर्षों से भारतीय जनता के बीच रहस्य बना हुआ है। आखिर भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के साथ क्या हुआ था? क्या किसी ने सत्ता हथियाने के लिए उनकी हत्या करवा दी थी, या फिर वो हार्ट अटैक से मरे थे? क्योंकि बताया तो यही जाता है कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच एक दूसरा पहलू भी है। सबसे बड़ी बात यह कि लाल बहादुर शास्त्री का पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया। देश का सबसे मुख्य इंसान होने के बावजूद उनका पोस्टमार्टम तक नहीं होने दिया गया, जबकि उनकी पत्नी और बेटे बहुत आग्रह किया। लेकिन उसके बावजूद भी लाल बहादुर शास्त्री का पोस्टमार्टम नहीं हुआ। सिर्फ अकेली ये बात नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सी बातें हैं जिनके कारण पूरा पूरा संदेह होता है। लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु 11 जनवरी 1966 ताशकंद को लेकर जो बातें या परिस्थितियां उनकी हत्या की ओर इशारा करती हैं, यहां मुख्य बातें दी गई हैं जो उनकी मौत को संदिग्ध बनाती हैं। शरीर पर असामान्य निशान, पॉइजनिंग सिम्टम्स, शरीर का नीला पड़ना और सफेद धब्बे। शास्त्री जी का पार्थिव शरीर जब भारत लाया गया तो उनके परिवार, पत्नी ललिता शास्त्री और बेटे ने दावा किया कि उनका पूरा शरीर, विशेष रूप से चेहरा और छाती, नीला पड़ चुका था और उन पर सफेद नीले चकत्ते थे। यह आमतौर पर हृदय गति रुकने से होने वाली मौत में नहीं होता, बल्कि जहर, पॉइजन दिए जाने की स्थिति में होने वाले लक्षणों से मेल खाता है। कटने के निशान। परिवार ने यह भी दावा किया था कि उनके शरीर पर, विशेष रूप से पेट के आसपास, कटने या चीरा लगने के निशान थे, जिससे यह संदेह हुआ कि क्या कोई आंतरिक जांच या ऑपरेशन किया गया था। पोस्टमार्टम का न होना, नो पोस्टमार्टम, यह सबसे बड़ा और निर्णायक बिंदु है। अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल और परिवार की मांग के बावजूद शव का कोई पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। यदि पोस्टमार्टम हुआ होता तो मृत्यु का सही कारण, दिल का दौरा या जहर, निर्णायक रूप से स्थापित हो जाता। पोस्टमार्टम न होने के कारण यह रहस्य आज तक कायम है। अंतिम पलों की संदिग्ध परिस्थितियां। अजीब थर्मस दूध। कहा जाता है कि रात में उनकी तबीयत बिगड़ने पर उन्हें जो दूध दिया गया था वह संदिग्ध था। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि उन्होंने दूध पीने के बाद ग्लास को दूर फेंक दिया था, मानो उन्हें उसमें कुछ गड़बड़ लगी हो। निजी रसोइये का अनुपस्थित होना। उस रात शास्त्री जी का निजी रसोइया रामनाथ उनके साथ नहीं था। खाना किसी और ने, कथित तौर पर भारतीय दूतावास के कुक ने, बनाया था। बाद में उनके निजी सहायक रसोइये का बयान भी विवादास्पद रहा। रूम में आपातकालीन बेल, इमरजेंसी बेल का न होना। जिस कमरे में वे रुके थे उसमें कोई आपातकालीन घंटी या इंटरकॉम नहीं था, जिसके कारण तबीयत बिगड़ने पर उन्हें मदद के लिए बाहर दौड़ना पड़ा, जिससे अमूल्य समय बर्बाद हुआ। मुख्य गवाहों का संदिग्ध अंत। स्पेशियस डेथ्स ऑफ विटनेस डॉक्टर R.N. चुग, शास्त्री जी के निजी डॉक्टर जिन्होंने ताशकंद में उन्हें देखा था, और उनके परिवार की 1977 में एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। यह दुर्घटना भी कई सवाल खड़े करती है, क्योंकि यह उस समय हुई जब शास्त्री जी की मौत की संसदीय जांच शुरू होने वाली थी। रामनाथ, शास्त्री जी के निजी सहायक जो उस रात कमरे के बाहर मौजूद थे, उनका भी कथित तौर पर एक रहस्यमय अंत हुआ। ये सभी बिंदु मिलकर एक साजिश के सिद्धांत को जन्म देते हैं, जो उनकी आधिकारिक रूप से हृदय गति रुकने से हुई मौत की कहानी पर संदेह पैदा करता है। जान मोहम्मद का जिक्र क्यों आता है? खाना बनाने वाला व्यक्ति 10 जनवरी 1966 की रात को ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद शास्त्री जी के लिए जो भोजन परोसा गया था, वह उनके निजी रसोइये रामनाथ ने नहीं बनाया था। यह खाना मास्को में भारत के तत्कालीन राजदूत T.N. कॉल के घर से आया था, जिसे कॉल के बावर्ची कुक जान मोहम्मद ने रूसी रसोइयों की मदद से तैयार किया था। संदेह का कारण, शास्त्री जी की मौत हार्ट अटैक से होने का आधिकारिक बयान आया, लेकिन उनके परिवार, खासकर उनकी पत्नी ललिता शास्त्री, ने जहर दिए जाने का संदेह जताया। इस संदेह का एक बड़ा कारण यही था कि उस रात खाना उनके विश्वसनीय रामनाथ ने नहीं, बल्कि एक बाहरी व्यक्ति जान मोहम्मद ने बनाया था। जांच और गिरफ्तारी। कुछ रिपोर्टों के अनुसार जान मोहम्मद को रूसी जांच एजेंसी KGB ने खाने में जहर देने के शक में गिरफ्तार भी किया था और उससे पूछताछ की गई थी, लेकिन बाद में उसे छोड़ दिया गया और जांच बंद कर दी गई। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि जिस घर में खाना जान मोहम्मद ने बनाया
वो टी.एन. कॉल कौन था? एन. कॉल त्रिलोकीनाथ कॉल गांधी परिवार के, विशेष रूप से जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बहुत करीबी और विश्वसनीय माने जाते थे। ये संबंध उनकी लंबी और प्रभावशाली करियर से स्पष्ट होता है। नेहरू के अधीन कार्य टी.एन. कॉल भारतीय सिविल सेवा आईसीएस में थे और स्वतंत्रता के बाद जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें भारतीय विदेश सेवा आईएफएस में शामिल किया। उन्होंने बीजिंग में चार्ज डी अफेयर्स के रूप में काम किया और नेहरू के कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण राजनयिक पदों पर रहे। वह नेहरू के विश्वास पात्र थे, इंदिरा गांधी के मुख्य रणनीतिकार। उन्हें इंदिरा गांधी का एक प्रमुख विदेश नीति सलाहकार और रणनीतिकार माना जाता था। इंदिरा गांधी ने उन्हें 2 बार विदेश सचिव, फॉरेन सेक्रेटरी जैसे महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया। उन्हें सोवियत संघ यूएसएसआर और संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए जैसे प्रमुख देशों में राजदूत के रूप में भी नियुक्त किया गया, जो उनके ऊंचे कद और इंदिरा गांधी के भरोसे को दर्शाता है। एक अमेरिकी राजदूत केवल विकीलीक्स में उन्हें गांधी का विश्वास जीतने वाला भारतीय विदेश नीति का संवेदनशील वेदरवेन बताया गया था, जो उनके करीबी संबंध की पुष्टि करता है। संक्षेप में, राजनयिक और नौकरशाह के रूप में टी.एन. कॉल ने नेहरू और इंदिरा गांधी दोनों के साथ घनिष्ठता से काम किया और उनकी नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लाल बहादुर शास्त्री की मौत के बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी और ये वही इंदिरा गांधी थी जिन्होंने कुर्सी बचाने के लिए देश में इमरजेंसी लगा दी थी। दोस्तों, क्या अब भी आपको यही लगता है कि लाल बहादुर शास्त्री की मौत हार्ट अटैक से हुई थी? दोस्तों, उद्घोष आपको उन तथ्यों से अवगत करवाता जो आज तक आपसे छुपाए गए हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और उद्घोष को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, भारत माता की जय।